हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए फिजिक्स के अंतर्गत सेमीकंडक्टर टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 8th नंबर पर टॉपिक चल रहा है सेमीकंडक्टर, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि पीएन जंक्शन क्या होता है, और पीएन जंक्शन को किसी भी सर्किट के अंदर, किसी परिपथ के अंदर 2 तरह से हम जोड़ सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका था कि अगर आपका जो पी सिरा है वो ज़्यादा विभव पर हो, उच्च विभव पर हो, और दूसरा हो सकता है कि एन सिरा जो है वो उच्च विभव पर हो। अगर पी सिरा उच्च विभव पर है, यानी कि पी अगर आपका हाई वोल्टेज पर है, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग है, यानी इसे आप कहेंगे एफ बी, या फिर कह सकते हैं अग्रदिशिक अभिनति। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अग्रदिशिक अभिनति, फॉरवर्ड बाइजिंग। और जब आपका एन सिरा पी सिरे की कंपैरिजन में हाई वोल्टेज पर हो, तो आप उसे कहेंगे रिवर्स बाइजिंग। क्या कहेंगे? रिवर्स बाइजिंग, यानी उत्क्रम अभिनति। ठीक है, अब हम समझेंगे फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर क्या होगा और फॉरवर्ड बाइजिंग के पूरे प्रोसेस को। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स बाइजिंग यानी कि उत्क्रम अभिनति के बारे में। अग्रदिशिक अभिनति फॉरवर्ड बाइजिंग जब होगी तो P पॉजिटिव पर होगा, N नेगेटिव पर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि P हमेशा ही पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा या N जो है हमेशा नेगेटिव सिरे से, ऐसा नहीं है। होंगे दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। किसके कंपेरिजन? मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में। P जो होगा वो हाई वोल्टेज के ऊपर होगा। कहाँ होगा? हाई वोल्टेज पे होगा। समझ में आई बात? और ये होगा लो वोल्टेज पर, लो पोटेंशियल पर। अब ये जो आपका P है, ये सपोज करिए 5 पर है और ये 3 पर है, तब भी ये क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड बाइजिंग, क्योंकि P के पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है N के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े होने का मतलब ये मत समझिएगा हर बार कि भाई जो है P आपका हमेशा ही पॉजिटिव से ही जुड़ा हो सकता है कभी 2 बैटरी दे रखी हो और दोनों N और P दोनों ही पॉजिटिव से जुड़े हो, लेकिन एक बैटरी 5 की हो और एक 3 की हो, तो जो 5 वाला होगा वो फॉरवर्ड बाइजिंग वाला ही कहलाएगा। ठीक है, बाकी इसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए या नहीं, या मैग्नीट्यूड में ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो हमारा बाह्य विद्युत क्षेत्र है E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखा आपने कि पीएन जंक्शन जब बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? P से N की और संधि में उपस्थित जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन हमेशा जो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P टू N है तो इंटरनल की N टू P होती है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होता है कि जो संधि पर उपस्थित आपका रोधिका विभव है, यानी पोटेंशियल बैरियर जो था, उसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है, उसका मान घट जाता है। किसका? पोटेंशियल बैरियर जो हमारा था उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होती है, उसका मान कम हो जाता है। और उसका रीजन क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जो P क्षेत्र है उसके तो होल और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर गति करते हैं। ठीक है, P क्षेत्र के होल्स और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों क्या करेंगे? जहां इनकी संधि हो रही है, जो अवक्षय परत बनती है, उसके पास आने की कोशिश करते हैं। अवक्षय परत में पहले से ही इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, पहले से अधिक पहुंचने लगेंगे जब फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, और फॉरवर्ड बाइजिंग जब होगी तब आपके जो हमारी डिप्लेशन लेयर है या जो अवक्षय परत है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा जाएगी अंदर। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या ज़्यादा जाएगी तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? चौड़ाई घट जाती है। तो आपको यहाँ ये पॉइंट पूछा जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में अगर है तो क्या इसकी जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी? इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे उसकी चौड़ाई घटती है। घटने का रीज़न क्या है कि जो अवक्षय परत थी, जो डिप्लेशन लेयर थी,
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, विभव रोधिका है, उसका मान कम हो जाने के कारण संधि के आर पार, जो संधि है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर और अधिक धारावाहक विस्तृत होने लग जाएंगे। वही इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है, जैसे ही उसके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा था अल्टीमेटली, कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जा रहे थे उनको रोक रहा था, लेकिन जैसे उसकी वैल्यू डाउन हुई तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है, धारावाहक जो है वो उसके आसपास विस्तृत होना स्टार्ट करेंगे। ठीक, पी सिरे के होल क्षेत्र ई की दिशा में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे होल्स तो, और एन सिरे के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ई की विपरीत दिशा में। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो इधर क्या लिखवाई है, पी से एन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पी से एन की ओर है तो हमारे इधर देखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, पी टू एन। ठीक है, तो जो पी सिरे के यानी जो पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर है उसके होल्स कहाँ जाएंगे, पी टू एन में ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर जाएंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एन टू पी, उसके विपरीत दिशा में। ये फॉरवर्ड बाइसिंग का पूरा एक गिस्ट निकल करके आता है। तो ये आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पी टू एन है, होल्स की डायरेक्शन पी टू एन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एन टू पी होती है। और इस स्थिति में मतलब जब फॉरवर्ड बाइसिंग है, एफ बी है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में विसरण धारा और जो अपवाह धारा है उससे बहुत अधिक होती है। यानी जो डिफ्यूज़न करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है, तो डिफ्यूज़न करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है अपवाह धारा से। ये आपको याद रखना है कब, जब फॉरवर्ड बाइसिंग है, क्योंकि आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अग्रदिशिक अभिनति के निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है या कौन सा नहीं है। और वहाँ आ गया विद्युत क्षेत्र की दिशा P से N होती है, होल्स की दिशा P से N होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा N से P होती है, और विसरण धारा अपवाह धारा से अधिक होती है। इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें चौड़ाई घटती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखो ऐसे क्वेश्चन नीट और IIT JEE में भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ तक आप इसको नोट करिए, फिर हम इसके बारे में और आगे भी इसकी और चीज़ें हैं कि ये पोटेंशियल बढ़ाने पर क्या होगा, ये लेयर घटेगी बढ़ेगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बात आ जाती है आपके एक फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ही कि अगर हमने जो पीछे अभी बात करी कि भाई देखो इसके अंदर क्या होगा, एक पोटेंशियल से ऐड करेंगे, हाई पोटेंशियल पर कौन होगा आपका पी सिरा और लो पोटेंशियल पर होगा एन। तो अब जो ये बैटरी से जिससे जोड़ा जाएगा उस बैटरी का अगर विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं, तो जो विभव रोधिका है आपकी यानी पोटेंशियल बैरियर जो है वो और कम हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, और भी पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। और जब और पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा तो और अधिक संख्या में हमारे जो धारावाहक है वो संधि क्षेत्र में आ जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात भाई। जो पोटेंशियल बैरियर था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन और होल्स को रोक रहा था। अब लेकिन उसकी वैल्यू और डाउन हो जाएगी अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, डायग्राम के माध्यम से आप समझिएगा कि ये छोटा सा एक डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर ये बैटरी है और ये डायग्राम, एक इसी प्रकार से और डायग्राम, और ये बैटरी है। ठीक है, ये रफली एक डायग्राम समझा रहा हूँ सिर्फ मैं। सपोज करिए कि इधर हमारे पास में 10 थे, ठीक है, जो भी सपोज करिए इधर होल्स थे 10। अब वो होल्स इधर आने की सोचेंगे और इधर जो है 10 ही होल्स हैं,
बस यहाँ फर्क है। तो यहाँ है 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ है 10 वोल्ट की बैटरी। तो पता है क्या होगा दोस्तों, कि जैसे ही हमारे 5 से 10 वोल्ट अगर हमारा विभवांतर बढ़ गया है, तो जो पोटेंशियल बैरियर था, सपोज करिए पहले था 3 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट से ज़्यादा जिसके पास में एनर्जी होगी, जिस होल्स के पास में 3 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी, वही पार करके इधर आएगा। तो मान लो पार करके आ रहे थे कितने, पोटेंशियल बैरियर है ये 3 वोल्ट, और इसको पार करके आने वाले होल्स की संख्या सपोज करिए थी 5। कितने होल्स आप आ रहे थे, 5 होल्स ही आप आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया बैटरी का, तो अब क्या होगा, विभव रोधिका घट जाएगी। यानी कि पहले 3 थी, तो अब सपोज करिए 1 वोल्ट हो गया पोटेंशियल बैरियर। क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर घट करके 3 से 1 वोल्ट हो गया। तो जो 10 होल्स पहले पार हो रहे थे, अब और ज़्यादा होल्स पार होंगे। पहले 5 आ रहे थे इधर, अब सपोज करिए 8 होल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे होल्स, 8 होल्स इधर आ जाएंगे। और आपको पता है कि जितने ज़्यादा धारावाहक विस्तृत होंगे, उतनी ही ज़्यादा करंट की वैल्यू बढ़ेगी। पहले सपोज करिए इसके अंदर करंट आ रहा था 1 एम्पियर, अब करंट बढ़ करके आ जाएगा कितना, 3 एम्पियर। ये सिर्फ जितनी भी वैल्यूज़ ली है मैंने, 10 होल्स है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट, ये सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि 1 एम्पियर है तो यहाँ 3 एम्पियर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए किया कि अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, तब पोटेंशियल बैरियर मान लीजिए 3 वोल्ट था, तो सिर्फ 5 होल्स ही ऐसे होंगे जो इस संधि को पार करके विस्तृत कर पाएंगे। लेकिन दूसरे केस में मैंने क्या करा, 10 वोल्ट की एक बैटरी ली, तो तब हमारा पोटेंशियल बैरियर और घट गया, और पोटेंशियल बैरियर हो गया 1 वोल्ट। मतलब अब 1 वोल्ट से ज़्यादा जितने भी होल्स के पास एनर्जी है वो सब आ जाएंगे। तो सपोज करिए अब 8 होल्स आ रहे हैं, तो पहले 5 होल्स आ रहे थे, अब 8 होल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले के कंपैरिजन में जो बहुसंख्यक धारावाहक थे वो अब और ज़्यादा विस्तृत होंगे, और वो जितने ज़्यादा विस्तृत होंगे, विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ेगा। और विद्युत धारा का मान अगर बढ़ रहा है तो संधि में धारा जो है वो प्रचलन सुगमता से हो सकेगा, यानी कि धारा जो है वो आसानी से बह सकेगी। और धारा अगर आसानी से बह रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा अल्प होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, और ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो आपको याद रखना है, फॉरवर्ड बाइसिंग में संधि का प्रतिरोध, संधि का प्रतिरोध अल्प होता है। समझ में आई बात। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में करंट आसानी से जा सकता है, और उस समय इसका जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो अल्प होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये था आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग के बारे में, यानी उत्क्रम अभिनति के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब आप टॉपिक डालेंगे। ठीक है, देखो पहले से लिखा हुआ था, अब हमें खुद लिखेंगे थोड़ा सा। तो आप लिखेंगे टॉपिक अब उत्क्रम अभिनति। ठीक है, और आप डाल सकते हैं इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्क्रम अभिनति, या हम कह सकते हैं रिवर्स बाइसिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो जस्ट आपका फॉरवर्ड बाइसिंग का अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका एन सिरा है वो आपके पॉजिटिव से, यानी कि हम कह सकते हैं हाई पोटेंशियल पर जुड़ा हुआ होगा, और जो पी होगा वो हमारा नेगेटिव सिरे से, यानी लो पोटेंशियल पर। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या याद रखेंगे कि जब आपके पीएन जंक्शन का
P सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और N सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है तो संधि को हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं, रिवर्स बाइस्ड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और जब आपका रिवर्स बायस होता है तो आप लिखेंगे इस स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र E व जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है वो आंतरिक विद्युत क्षेत्र यानी EI, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र समान दिशा में दिष्ट होते हैं। यानी कि आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन जब आप रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और सेम डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इनकी सेम डायरेक्शन होती है N2P। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, N2P। ठीक, चलिए अब जब ये होता है, अब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो हमारा विभव रोधिका है यानी पोटेंशियल बैरियर, विभव रोधिका, इस विभव रोधिका का मान पूर्व के या पूर्व से भी अधिक हो जाता है। क्या होता है, तो जब आप रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल बैरियर था उसकी वैल्यू जो पहले होगी, सपोज करिए 3 वोल्ट थी अगर फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, तो रिवर्स बाइसिंग में उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और जब आपके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बहुसंख्यक धारावाहक थे वो क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, संधि से जो है कम विस्तृत कर पाएंगे। ठीक है, और जब कम विस्तृत कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट कम होगा, और करंट जब कम होगा तो हम ये समझते हैं कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे, इनके बीच में दूरी होगी, और जब ये दोनों दूर जाने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर जो होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर लिखेंगे कि विभव रोधिका का मान पूर्व से भी अधिक होता है, और जब आपका रिवर्स बाइसिंग है तो आप यहाँ लिखेंगे अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई, उसकी ब्रेथ कब बढ़ती है, तो रिवर्स बाइसिंग के केस में, घटती कब है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस में क्या होगा कि जो आपका धारा है वो भी बहुत कम बहेगा, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसका मान अधिक होता है। तो आप लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो करंट है वो कम होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक, चलिए अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम जो हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ न कुछ जो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक तो होंगे वो तो जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक कुछ तो जो होंगे विपरीत डायरेक्शन में जो चल रहे होंगे वो आएंगे, और वो एक समय के बाद में क्या होता है कि उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। और जिस समय ये कांस्टेंट हो गए तो उस समय जो धारा जा रही है उस धारा का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और उस धारा का कांस्टेंट हो जाने को हम कहते हैं उत्क्रम संतृप्त धारा। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे कि सामान्य प्रयुक्त विभवांतरों के लिए अल्पसंख्यक धारावाहकों की संख्या अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं हो रही है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अतः यह धारा ऐसे विभवांतरों पर नियत बनी रहती है। इस कारण इसे उत्क्रम संतृप्त धारा यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो किसकी वजह से हो रहा है? अल्पसंख्यक धारावाहकों की वजह से होता है। बहुसंख्यक धारावाहक तो जो है रिवर्स बाइसिंग के अंदर काम के है ही नहीं, उनकी वजह से बहुत कम धारा जो है प्रतिरोध हो सकता है, मतलब उनकी वजह से जो धारा है वो बहुत कम आ पाती है, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो आप इसके अंदर एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि बैटरी का विभवांतर बढ़ा देने पर उसकी विभवरोधिका और घट जाती है और फिर और ज़्यादा करंट बहने लगता है, वैसे ही यहाँ पर अगर हम ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सहसंयोजी बंध होते हैं आपस में बने हुए यानी कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वो और अधिक टूटने लगते हैं, और उनके टूटने से जो अल्पसंख्यक धारावाहक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब अल्पसंख्यक धारावाहक क्या होते हैं आपको पता है ना, एन के अंदर तो अल्पसंख्यक होते हैं कौन? होल्स, और पी के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक। तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है, और जब उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो जो रिवर्स बाइसिंग है उसके अंदर जो संतृप्त धारा है वो ताप पर भी डिपेंड करने लगती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो सैचुरेशन करंट है वो थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान जो है एक सीमा तक तो बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक लिमिट तक तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बढ़ने के बाद में फिर अचानक से धारा जो है, जो करंट है वो एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है, और जब एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाए तो आप समझ जाइए कि करंट का अब यहाँ क्या हो चुका है, इस संधि का क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि संधि अब टूट चुकी है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ भी आपको नोट डाउन करनी है। चलिए, तो आप जो है नोट डाउन कर लेंगे कि संधि का ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर
टेम्परेचर बढ़ाने पर, अल्पसंख्यक बढ़ाने पर, अल्पसंख्यक धारा वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि संधि का ताप बढ़ाने पर, संधि का ताप बढ़ाने पर यदि विभवांतर का, संधि का ताप बढ़ाने पर, एक सेकंड, संधि का ताप बढ़ने पर, एक सेकंड, ये पूरा साफ कर देते हैं, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, संधि का ताप बढ़ने पर हमारा जो संतृप्त धारा है वो बढ़ती है, तो बढ़ने पर बढ़ती है यदि विभवांतर का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, एक सीमा से अधिक अगर बढ़ जाता है तो धारा अचानक, यानी कि सडनली, अचानक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को संधि का भंजन यानी ब्रेक डाउन कहते हैं। ये चीज़ आपको इसलिए लिखवाई है क्योंकि यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिवर्स बाइसिंग में या रिवर्स बाइसिंग के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या करंट की वैल्यू बढ़ती है? तो हाँ, करंट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, और एक सीमा तक बढ़ने के बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिर बढ़ना बंद कर देता है, और उसके बाद में अचानक से अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संधि है उसके अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, संधि का भंजन हो चुका है। भंजन होने का मतलब है जो संधि थी वो टूट चुकी है। अब क्यों? क्योंकि देखो एक लिमिट होती है किसी चीज़ को पकड़ने की। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया। अब पूरे टाइम बढ़ता ही थोड़ी रहेगा, बढ़ता रहेगा तो फिर तो करंट भी बढ़ता रहेगा, तो फिर फॉरवर्ड बाइसिंग और इसमें क्या डिफरेंस? तो इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें बढ़ता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद होकर के सीधा टूटेगा और फिर अचानक से धारा जो है बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं संधि का भंजन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये था आपका रिवर्स बाइसिंग। अब हम बात करेंगे इससे आगे। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि पीएन संधि के बारे में पढ़ा, और पीएन संधि के बाद में उसको दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग है, एक रिवर्स बाइसिंग है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ टॉपिक केवल क्या दे रखा था? पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन जो है केवल ये नहीं है कि पीएन संधि की डेफिनेशन पढ़ ली और काम हो गया, नहीं। अब आपको पीएन संधि के अंदर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पढ़ लिया। अब इसका ही ये जो पीएन संधि है ये एज ए डायोड भी काम करती है।
तो ये एज ए डायोड कैसे काम करेगी, और एज ए डायोड जब काम करती है तो इसका एक आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनते हैं, और वो दो बनते हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, एक रिवर्स बाइसिंग के लिए। तो इनके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पीएन संधि डायोड एवं उसके विभव धारा अभिलाक्षणिक, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, और हमारा हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि लॉजिक गेट तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पीएन संधि जो होती है उसके कैसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो अब न्यू पेज ले लेते हैं, ये नया टॉपिक है इसलिए। ठीक है, चलिए तो अब आप यहाँ टॉपिक डालेंगे, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी में अब इतना ज़्यादा भी। पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स VI यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यानी हम बात करेंगे कि पीएन जंक्शन एज ए डायोड और इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे होगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपका जो पीएन संधि, ये डायोड के रूप में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसका प्रेजेंटेशन कहें, चाहे इसका सिंबल कहें, इसका प्रतीक कहें, वह आपको पता होना चाहिए, और वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इसका है प्रतीक। एक सेकेंड, इसको साफ करो, अब बनाते हैं। तो इसका प्रतीक जो है वो ऐसा होता है, एक त्रिभुज, एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है त्रिभुज वाला भाग होता है वो रिप्रेजेंट करता है P को, और एक जो ये लाइन है इसको कहते हैं N। ठीक है, तो ये है आपका पीएन संधि डायोड, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। और आपका जो ये डायोड वर्ड है, क्या डायोड वर्ड जो होता है, ये डायोड वर्ड आपको भी पता है दो शब्दों का एक संक्षिप्त रूप है। किसका सर, तो ये है डाई प्लस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डाई प्लस इलेक्ट्रोड का अगर हम संक्षिप्त रूप की बात करें तो वो होता है डायोड। क्या होता है, डायोड, यानी दो इलेक्ट्रोड वाला। तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड को ही हम और क्या नाम दे सकते हैं, तो हम इसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, या हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं अर्धचालक डायोड। ठीक, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो पीएन संधि डायोड को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, वो आपको मैंने बता दिया। ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ये जरूर याद रखना। इसके अंदर पी टाइप कौन सा होता है, एन किस साइड है, ये भी जरूर याद रखना है आपको। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया पूरा। अब इसके बाद आती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिकली मतलब है कि किसी भी डायोड के लिए आप जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हो, और जो आप उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस करंट आ रहा है, उन दोनों की वैल्यू के बीच में जब आप एक वक्र बनाते हैं, एक कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ आपको मिल रहा है उस ग्राफ को आप कह रहे हैं VI अभिलाक्षणिक, यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत होगी। अब ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी दो टाइप के होते हैं, कि लिखवा दूँ, चलिए लिख ही लीजिए। किसी डायोड में
या किसी डायोड, एक सेकेंड, किसी डायोड पर प्रयुक्त विभवांतर यानी V में परिवर्तन के साथ, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस में आप परिवर्तन कर रहे हो उसी के साथ इसके संगत डायोड में बढ़ने वाली धारा यानी I धारा के परिवर्तन को दर्शाने, एक सेकेंड, दर्शाने वाले वक्र डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसको अभिलाक्षणिक कहते हैं, तो ये तो अब आप खुद भी कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी डायोड में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हो उसमें परिवर्तन के साथ साथ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के संगत जो आपके करंट की वैल्यू में परिवर्तन आ रहा है उसे उस वक्र में जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यानी कि अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक और उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक। तो पहले हम बात करते हैं अग्र अभिनति, आप लिखेंगे अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक, ठीक है। तो किसके बारे में बात करेंगे? अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक यानी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी इसके अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं तब हमारा VI ग्राफ कैसा बनेगा और इसका जो हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर इसका डायग्राम कैसा बनता है वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में रिवर्स बायस के बारे में बात करेंगे और फिर इसी के साथ में हमारा PN संधि या PN जंक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।